रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है एफएससी पार्ट 2 का। तो उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान डिफरेंस को देखा था, उसकी करंट की डायरेक्शन देखी थी और हमने इफ़ेक्ट ऑफ करंट देखा था। ठीक है, जो आज का हमारे पास लेक्चर है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो हमारे पास है ओहम्स लॉ, नेक्स्ट फिर हमारे पास है ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। इसके बाद हम देखेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और हमारे पास एक और तरह का कम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का जो कि है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। अब हमारे पास ये जो ओहम्स लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये बेसिकली हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो जब किसी कंडक्टर से पास हो रहा होता है तो क्या होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा है, उसके दो एंड्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनके दरमियान जो वी है वो कितना हमने प्रोवाइड किया है। जितना हमारे पास वी होगा, ठीक है, और उतना ही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। वो कब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक हमें स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन ये है जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो, तो क्या होता है, हमारे पास जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, भला, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। वो कहते हैं करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब हमारे पास यहाँ पे साइन आ गया प्रोपोर्शन का, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते होते हैं, कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो होगा आर। सही है, वो कहते हैं वेयर आर कांस्टेंट कॉल द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये जो हमारे पास आर है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है उस कंडक्टर की जो हमारे पास कंडक्टर होता है जिससे करंट पास आउट हो रहा होता है। सी अब यहाँ पर बस एक हमारे के पास कीवर्ड आ गया जो कि है रेजिस्टेंस। तो इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस होती क्या है, इसकी डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं अपोजिशन अफोर्ड बाय मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें जो मटेरियल्स है, जो एटम्स है, वो क्या करेंगे, वो उसकी जो फ़्लो होता है उसको उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, मतलब उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, रुकावट उसके फ़्लो के अंदर डाल रहे होते हैं। ठीक है, हंडर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास यहाँ किस चीज़ के है, वोल्टेज के है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। फिर वो कहते हैं रेजिस्टेंस अपोजिस टू फ्लो ऑफ करंट। यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी, जो करंट का फ्लो है उसको अपोज करेगी, रोकेगी, मुखालफत करेगी। ये क्यों करती है, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं उसमें एटम्स होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें जो उनके रास्ते में एटम्स आते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो कोलिजन होती है। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, और वो रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है, रुकावट डालती है। ठीक है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट हमारे पास होता है ओहम, ऐसे यूनिट। ठीक है, और ये हमारे पास ओहम जो है ये क्या है, ये ओहम जो है उसका डेरिवेशन अगर देखें तो वो होता है 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्टेज ओवर 1 एम्पेयर। यानी कि हमारे पास बनेगा वी एम्पायर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है, वोल्टेज है, और ये क्या है हमारे पास एम्पायर है।
जो हमारे पास रेजिस्टेंस है और है किस चीज़ पे डिपेंडेंट होती है ये देख लेते हैं। एक तो हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी नेचर पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि हम जो कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेटल्स का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होती है जो रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी जो डायमेंशंस है उसकी डायमेंशंस कौन सी होंगी। एक तो हमारे पास उसकी लेंथ होगी, दूसरा हमारे पास क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है रेजिस्टेंस। फिर हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, इन तीन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं हमारे पास एक और टर्म है ओहमिक कंडक्टर्स। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। हमारे पास ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ है उसको जो ओबे करते हैं। अब ओहम लॉ हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास वो क्या होता है, इनके जो कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास वो कहलाएंगे ओहमिक कंडक्टर। यहाँ पे अब जो हमारे पास ओहमिक कंडक्टर होते हैं इनके लिए जो रेजिस्टेंस होती है जो आर होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसमें हमारे पास टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होता है तो क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये खुद ब खुद कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या है वोल्टेज है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसमें करंट है। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस इन्वॉल्व ही हो रही। तो इसका जो ओमिक कंडक्टर्स हैं उनके केस में जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। वो कहते हैं अ कंडक्टर विच डोंट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक, यानी कि हमारे पास ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को फॉलो ही नहीं करते तो वो हमारे पास कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब यहाँ पे नॉन ओमिक कंडक्टर के केस में क्या होगा, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है आर है वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब इसका ग्राफ अगर देखें तो वो हमारे पास किस तरीके से बनता है, उस वो ना थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये देखिए ये वोल्टेज है और ये हमारे पास क्या है आई है। ठीक है, तो अब जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो होना तो ये चाहिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो इन्वॉल्व हो रही है, उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब वो फिर बात करते हैं फिलामेंट एंड सेमीकंडक्टर्स डायोड आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब उनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे पास जो फिलामेंट हो गया और सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं हमारे पास जो फिलामेंटस है वो जो नॉन ओमिक डिवाइस है इनके कंडक्टर्स है वो किस तरीके से है। फिर वो क्वेश्चन करते हैं हमसे, वो कहते हैं वाई इट्स आई वी ग्राफ डिविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारे पास जो ग्राफ है जब हम बनाएं इस केस में नॉन ओमिक कंडक्टर के केस में तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो डिविएट क्यों हो जाता है स्ट्रेट लाइन से, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं इफ़ वी अप्लाई अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द फिलामेंट लैम्प, यानी कि हमारे पास एक फिलामेंट लैम्प है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उसे प्रोवाइड किया है। तो हमारे पास क्या होता है, हम फिर मेजर करते हैं जब जो रिजल्टिंग करंट होता है उसे पास आउट कर रहा होता है उसको हम मेजर करते हैं। तो फिर हमारे पास वो कहते हैं इफ़ वी ड्रा द वी आई वी ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन विच शोज़ दैट फिलामेंट इज़ नॉन ओमिक कंडक्टर। अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो हमारे पास वो क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जो ये शो करवाती है कि हमारे पास जो फिलामेंट है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, फिर वो बात करते हैं डेविएशन ऑफ आई वी ग्राफ फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ होता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है, और हमारे पास जो ग्राफ है उसकी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी कम्बिनेशन हम किस तरीके से करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उनकी कम्बिनेशन हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो हमारे पास होती है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, नेक्स्ट फिर हमारे पास होती है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के। वो कहते हैं इन दिस कम्बिनेशन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एज इन फिगर। डायग्राम में रजिस्टर्स दिए हुए हैं, ये जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं ये आपस में जो कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे ये एंड हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो क्या हुए इनको हम कहेंगे ये हमारे पास एंड टू एंड रजिस्टर्स है। सीरीज़ के केस में हमारे पास एंड टू एंड रजिस्टर्स होते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक सीरीज़ बना रहे हैं इस तरीके से सही है। नेक्स्ट वो कहते हैं देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को शो भी हो रहा होगा कि करंट हमारे पास हो रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही पाथ है, ठीक है। फिर वो कहते हैं सेम करंट इज पासिस थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर में से जो करंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। ये नहीं होगी अगर इसमें 2 एम्पायर है तो इसमें 3 हो जाएगा, ऐसा भरगिस नहीं होगा, बल्कि हमारे पास जो करंट है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर इज़ डिफरेंट, लेकिन इसमें केस में क्या होगा, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगी लेकिन जो करंट है वो सेम रहेगा। फिर वो बात करते हैं देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ गिवन। अब हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इनकी जो कम्बिनेशन है वो अगर निकाल लें तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से जितने भी हमारे पास रजिस्टर्स होंगे सीरीज़ कम्बिनेशन के केस में उन सारों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उनकी पैरेलल कम्बिनेशन किस तरीके से करते हैं। वो कहते हैं रजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड्स जॉइंट टुगेदर। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें हमारे पास 3 तरह के जो रजिस्टर्स हैं वो दिए हुए हैं। ये देखिए R1 R2 R3, और ये जो आपस में कनेक्टेड है साइड बाई साइड है, ठीक है, ये साइड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स थे वो क्या थे, वो एंड टू एंड कनेक्टेड थे, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट कहते हैं देयर आर मोर देन ओनली पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या होगा, हमारे पास करंट के फ़्लो के लिए एक से ज़्यादा रास्ते होंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक ही रास्ता था करंट के फ़्लो के लिए। नेक्स्ट वो बात करते हैं डिफरेंट करंट इज़ पास थ्रू ईच रजिस्टर, और हर रजिस्टर से क्या होगा, जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे पास सीरीज़ के केस में करंट सेम था। अब पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में हमारे पास सेम होगा, लेकिन जो हमारे पास सीरीज़ का केस था उसमें क्या था, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिफरेंट था, बाकी जो हमारे पास करंट था वो सेम था। फिर अगर इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है उसकी बात करें तो वो हमारे पास होगा 1/R, ये इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे उनको पैरेलल कम्बिनेशन में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यानी कि हमारे पास एक मीटर क्यूब है मटेरियल, ठीक है, उसके जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी रेजिस्टेंस देता है वो हमारे पास कहलाएगी रेजिस्टिविटी। फिर वो बात करते हैं इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। दूसरे अल्फाज में हमारे पास जो कंडक्टर है उसके जो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास होगी रेजिस्टिविटी। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर्स, यानी कि वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यानी कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें ये देखा था गया कि जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है,
उसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। सही है, जितनी कम हमारे पास लेंथ होगी जो कंडक्टर है उसकी, उतनी कम हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। फिर वो बात करते हैं हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, भला एरिया के। यानी कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। इस तरीके से अगर हमारे पास एरिया कम होगा तो क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी हमारे पास। ज़हरी सी बात है, एक हमारे पास एरिया है इस तरीके से, दूसरा हमारे पास इतना सा है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो इससे आसानी से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ़्लो आसानी से हो सकेगा। सो हमारे पास इस केस में क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। फिर अगर लेंथ की बात करें, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ सपोज करें इतनी है और दूसरा है उसकी लेंथ छोटी सी है, तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये ज़्यादा लेंथ वाला है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है कंडक्टर की वो कम है। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इसकी। वो कहते हैं सेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ओवर एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, ऐसे ये प्रोपोर्शन आ जाए, वहाँ पे हम क्या करते होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते होते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो होगा रो, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू रो L ओवर A। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट होती है और यही हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ द वायर, और ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। फिर हमारे पास वो कहते हैं रो इज़ इक्वल टू R A ओवर L, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट की गई। ठीक है, तो हमारे पास जो L है और A है, जहाँ पे इस तरफ हम इसको ले गए, सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो इज़ इक्वल टू R A ओवर L। फिर वो इसकी एसए यूनिट की बात करते हैं, वो कहते हैं एसए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओहम मीटर। ठीक है, इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे ओहम मीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी दूसरी डेफिनेशन वो देख लेते हैं। वो if L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square then equation will become, यानी कि हमारे पास जो L है वो 1 मीटर है और हमारे पास जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके से बन जाएगी, रो इज़ इक्वल टू आर। सही है, फिर वो कहते हैं सो रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज, अगर हम रेजिस्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो वो ये है हमारे पास। वो कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है और हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास कहलाएगी रेजिस्टिविटी। फिर वो बात करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनकी हर एक की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वो फिर कहते हैं हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इंडिकेट हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास अगर जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो तो हमारे पास वो इंडिकेट करती होती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी हाई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अब हमारे पास एक और टर्म है वो है कंडक्टेंस। वो कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा वो क्या बनेगा, वो कंडक्टेंस होगा। और हमारे पास उसकी जो सिंबल है वो है जी, यानी कि जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर, यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ये जो हमारे पास है ये डिस्क्राइब करती होती है जो हमारे पास मटेरियल है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो वो होगा हमारे पास ओहम इनवर्स, इसका अदर नेम है मोह या हम इसको सीमेन भी कहते होते हैं। ये 3 यूनिट्स हमारे पास हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी है हमारे पास क्या होती है, वो कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी। तो इसको हम लिखेंगे, कंडक्टिविटी को हम शो करते होते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। यहाँ पे रो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी है। और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की उनको रिप्रेजेंट करती होती है, डिस्क्राइब करती है। इसके ऐसे यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या हम इसको मोह मीटर इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऐसे यूनिट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका इफ़ेक्ट कौन सा होता है रेजिस्टेंस पे। वो कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ करेगी। इसकी वजह क्या है वो देख लेते हैं। वो कहते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जो हमारे पास कंडक्टर है उसके जो एटम्स है उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसे ही है। अब हमारे पास जो उनकी वाइब्रेशन मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, उनकी जो कोलिजन है एटम्स की और इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो जो कोलिजन है वो रुकावट डालेगी जो करंट है उसके फ्लो में, जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। सो हमारे पास इसके नतीजे में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की इंक्रीज़ हो जाएगी। कोलिजन की वजह से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उनके दरमियान रुकावट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। वो कहते हैं द चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर, यानी कि हमारे पास कंडक्टर है मेटालिक, तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा टेम्परेचर के साथ वो क्या होगा, वो कहते हैं इस लीनियर ओवर अ कंसीडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर बिलो अबव 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इनकी जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो या तो बिलो होगा या हमारे पास अबव होगा। फिर वो कहते हैं ओवर सच अ रेंज द वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंजिंग है या हमारे पास रेजिस्टिविटी के अंदर चेंजिंग है, किसके लिहाज से, टेम्परेचर के साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं वो है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है उसके अंदर फ्रैक्शनल चेंज आता है उसकी रेजिस्टेंस के अंदर पर केल्विन के हिसाब से, तो वो हमारे पास होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं अल्फ़ा के साथ। इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है एल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 प्लस टी मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे अब जो हमारे पास R0 है वो क्या है, रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की किस पॉइंट पे, जब हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। ये जो RT है ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T डिग्री सेंटीग्रेड हो। यहाँ पे जो T है ये चेंज इन टेम्परेचर है, सही है, स्मॉल टी। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसकी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसके अंदर जो फ्रैक्शनल चेंज आता है पर केल्विन के हिसाब से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको भी हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो वो है सिंबल है वो होता है हमारे पास अल्फ़ा। यहाँ पे अब क्या होगा, जो फार्मूला होगा वो होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू ρT माइनस ρ0 ओवर ρ0 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो रो ज़ीरो है वो क्या है, जहाँ पे सवालिया निशान, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो ज़ीरो है, ठीक है। रो ज़ीरो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है मटेरियल की कौन से पॉइंट पे, जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो। और फिर हमारे पास जो रो टी है सॉरी, वो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी किसी भी मटेरियल की कौन से पॉइंट पे, जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो T है ये है चेंज इन टेम्परेचर, और हमारे पास ये जो अल्फ़ा है ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।